कि ये परीक्षा 6 दिसंबर को नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक डाउट ये भी था कि सर क्या दुर्घटना चक्र वाली 8 बुक कर लें तो काम चल जाएगा। तो स्ट्रेटजी मैं आपको 3 मिनट में बता दूंगा कि केवल 2 काम आपको करना है, मतलब एकदम शॉर्ट तरीका। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां जिससे बचना चाहिए। आपको मेंस में वैचारिक स्पष्टता चाहिए, आपको गहराई चाहिए। ये आज एक पन्ने का आपने नोट्स बनाया 4 क्वेश्चन का, अगले दिन ये 4 क्वेश्चन के टॉपिक आपके तैयार होनी चाहिए। एक बात आती है आंसर राइटिंग वाला। भाई देखो सीधी सीधी बात ये है क्योंकि माइन्यूट गलतियां भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा। यूपी पीसीएस 2026 की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो, आपके जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउट्स मंगाए थे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग यूपीएससी 2026 की परीक्षा दे करके आए, पेपर की अनसर्टेनिटी को देख करके पीसीएस की तरफ मुड़ रहे हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो 2025 में पेपर दिए, 2024 में पेपर दिए, मेंस लिख करके आए। उनके लिए भी तो हर व्यक्ति, कोई कामकाजी व्यक्ति है, कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति है, तो सभी के लिए इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि हाँ सर मैंने अंत तक पूरा वीडियो देखा है। क्यों? क्योंकि माइन्यूट गलतियां भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए सभी बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां जिससे बचना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा की गई है। बात आती है कि स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी मैं आपको 3 मिनट में बता दूंगा। भाई हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है, प्लस यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल में जैसे थोड़ा मोड़ा आपका यूपी के बारे में, नगरीकरण, जनसंख्या वगैरह के बारे में, मिनरल डेटास के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर। तो टोटल कुल मिला जो कि 8 सब्जेक्ट प्री के लिए पढ़ना है। लेकिन क्या केवल प्री से काम चल जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जरूर देखिएगा। बात करते हैं टारगेट 2026 यूपी पीसीएस के लिए। अब इसमें 2 लोग आएंगे, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आप लोग के ऐसे ही आ रहे थे कि सर मुझे मेरा बस प्रीलिम्स का बता दो, मेंस में कर लूंगा, या सर बस मेरा बस टारगेट ही है प्रीलिम्स का। तो अगर आपका टारगेट है केवल प्रीलिम्स का, तो जो मैंने अभी बताया ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, बस मोर देन इनफ है। और टेस्ट सीरीज, उसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, तो अंतिम लक्ष्य अगर आपका प्रीलिम्स पास करना नहीं है बल्कि फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आपके काम का है। कमेंट करिएगा हाँ सर मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, आवाज थोड़ी सी भर्रा सकती है, गले में थोड़ा सा दर्द है, तो बीच बीच में खांसी आ सकती है, तो उसको अवॉइड करिएगा। अच्छा, एक बात आती है रटने वाली। जैसे अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चला हुआ है, कई सारे पीछे सेलेक्टेड लोग भी और जो नहीं सेलेक्टेड हैं वो भी, एक बुक आती है दुर्घटना चक्र, असली नाम घटना चक्र है लेकिन दुर्घटना चक्र, ठीक है, तो DGC है ना, DGC अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं कि ये DGC के 8 बुक अगर हम रट लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। क्या प्रशासन में इसकी आवश्यकता है? थोड़ा सा सोचिएगा। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 3-4 साल 5 साल अपना इसमें तैयारी में लगा चुके हैं, 2018 से 2019 से लगातार इसमें लगे हुए, एक भी प्री नहीं निकला है। उसका कारण यही है, रटने पर जोर, कि केवल 8 बुक कर लो, ठीक है। और ये दुर्घटना चक्र की 8 बुक भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक डाउट ये भी था कि सर क्या दुर्घटना चक्र वाली 8 बुक कर ले तो काम चल जाएगा। तो नहीं भैया, ठीक है, आप PYQ ले लो, दुर्घटना चक्र की PYQ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो 8 बुकलेट है वो आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वो 8 बुक आपके काम लायक नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है सर करें क्या? ठीक है, देखो एक चीज सीधी बात यह है, मेन दिक्कत कहां आती है, वैचारिक स्पष्टता और आंसर राइटिंग। यानी कि एक स्मार्ट और एनालिटिकल दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कैसे? देखो ये वाला, इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि हमको प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्री निकालेंगे फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। अच्छा, बीच में डिस्कस थोड़ा सा कर भी लेते हैं। जैसे मार्केट में एक रूमर ऐसा फैल रहा है कि ये परीक्षा 6 दिसंबर को नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज तो इससे एकदम बचना है। मैं भी अगर वीडियो बनाऊं कि नहीं 6 दिसंबर को पेपर नहीं हो रहा है, जब तक आयोग नोटिफाइड न कर दे, ठीक है। हालांकि मैं आयोग से बोलूंगा कि भाई आयोग कम से कम आपको बच्चों को नोटिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ 6 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो होगी। अगर ऐसे रूमर्स फैलते हैं तो कम से कम रूमर्स का खंडन करना चाहिए। इस मामले में सबसे अच्छा काम BPSC करती है। एक भी अगर आपके मतलब रूमर्स आते हैं तो तुरंत उसका खंडन होता है, या अगर सब सही रहता है तो तुरंत उस बात को बताया जाता है,
ठीक है, जैसे इस बार बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपना पेपर पैटर्न यूपीएससी की तरह ले जाएंगे। 69वीं बीपीएससी में उन्होंने पूछा भी था, लेकिन पीछे से ऐसा कुछ बताता नहीं है। तो ऐसे में पुराना जो तरीका था, ठीक है, ये 10% है, टाइपिंग एरर है, तो जो पुराना तरीका था उसमें तथ्यों को रटने पर अत्यधिक निर्भरता थी। इसमें आपको 8 बुक दे दिए जाते थे, रट लो काम बन जाएगा, और कमोबेश कुछ कुछ काम करता था। 2016-17 के पहले वो काम करता था, लेकिन आप देखेंगे कि 2018 के बाद से इसमें यूपीपीसीएस ने भी रिफॉर्म किया। 18-19 में वो मेंस लेकर के आए, ठीक है, मेंस का दृष्टिकोण लेकर के आए, ठीक है। पहले मेंस भी एमसीक्यू होता था, प्री भी एमसीक्यू होता था, तो रटने वाला काम चल जाता था। उस समय आप दुर्घटना चक्र पढ़ते तो काम चलता। लेकिन अब भाइयों बहनों ट्रेंड बदल रहा है। आपको मेंस में वैचारिक स्पष्टता चाहिए, आपको गहराई चाहिए, आपको थिंकिंग प्रोसेस चाहिए। आपका पहले आया हुआ क्वेश्चन आपको सोच करके समझ करके लिखना रहेगा, 3 घंटे में 20 मिनट लिखना रहेगा, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा। तो पहले जो तथ्यों के रटने पर अत्यधिक निर्भरता, केवल प्रारंभिक परीक्षा पे ध्यान केंद्रित करना और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन से डर हमेशा लगा रहना, पहले चूंकि दोनों एमसीक्यू बेस्ड होता था, तो केवल अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी करें तो उसमें कोई बात नहीं है भाई, जीएस तो फिर से एमसीक्यू वाला हो जाएगा, ठीक है। और अनगिनत सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस, क्योंकि पेपर के बाद लोग बोलते हैं सर दुर्घटना चक्र कर लें, सर लूसेंट कर लें, सर फलाना कोचिंग की बुकलेट कर लें, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक अभ्यर्थी हमारे पास मैसेज किए कि सर मेरा 2018 से 19 से मैं लगातार पीसीएस दे रहा हूँ और एक भी बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, क्या करूँ बताइए, इस बार कुछ श्योर शॉट। हम कहा भैया अब तक कहाँ थे सर, घटना चक्र पढ़ रहे थे, ठीक है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, घटना चक्र पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है, घटना चक्र तैयार है तो हाँ सर एकदम पूरा तैयार है, 4-5 क्वेश्चन पूछा नहीं बता पाए, 3 बताए 2 नहीं बता पाए, यही एक्यूरेसी वहां पे भी रहती है, 10-12-15 क्वेश्चन से रह जाते हैं। तो कहने का कुल मतलब क्या है, आपको एक वैचारिक नींव तैयार करनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन अपना तैयार करना पड़ेगा। केवल घटना चक्र से आप सोचो ना यार, आप एसडीएम बनने जा रहे हो, आप राज्य सिविल सेवा परीक्षा के सबसे बड़े पोस्ट के लिए दावेदारी करने जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि केवल रटने वाला काम दे दो, कि मुझे ये दे दो, मुझे ये बुक रट, मुझे कोई बुक बता दो, मैं उसको रट करके मेरा पेपर ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको एक वैचारिक नींव चाहिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए, ताकि आप एसडीएम बन जाओ, कोई आपको कोई भी समस्या आए तो आप एक नए दृष्टिकोण से सोच पाओ, उसको वस्तुनिष्ठता के आधार पे, उसको तर्क संगतता के आधार पे आप उसको बना पाओ, ठीक है। तो इसलिए मुख्य परीक्षा प्रथम दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड मेंस फर्स्ट अप्रोच आपका होना चाहिए, न कि केवल प्रीलिम्स। अब इतने में ही आधे बच्चे छट जाएंगे, ठीक है। कहाँ छटेंगे देखो, ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रैप ही यही है, मार्केट में ट्रैप ही यही है। मार्केट ट्रैप को थोड़ा सा समझाऊंगा, एक बार समझ लीजिए, समझिएगा, और आपके काम की बात है, स्किप मत करिएगा, आपके काम की बात बोल रहा हूँ। पता क्या है, देखो प्रीलिम्स में 5,000, मतलब ये मोटी मोटा है, 5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, मेंस में 10 से 12,000 बच्चे अपीयर होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन होता है 260 से जितने वैकेंसीज रहती हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। अब बात आती क्या है कि असली प्रतिस्पर्धा भीड़ से नहीं है, सही दिशा से है, ठीक है। क्योंकि भीड़ कहाँ जा रही है, यहीं पे। भीड़ को यही पता है कि घटना चक्र की 8 मैं इस चीज को एकदम ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, मैं बोलूंगा भी तब भी जो भीड़ रहेगा उस भीड़ को तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से जाएंगे 8 पुस्तक लेकर, क्योंकि उनके लिए वो सोचना आसान है, वो करना आसान है। वो सोचते हैं कि 8 पुस्तक घटना चक्र की हम आसानी से पढ़ ले जाएंगे, हम इसको तैयार कर ले जाएंगे। लेकिन वो भीड़ भी ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बताए कि क्या घटना चक्र की 8 पुस्तक में से कोई भी एक पुस्तक ढंग से तैयार है। और एक सच्चाई भी है कि अगर आप वास्तव में 8 पुस्तक तैयार कर लेते हैं तो प्रीलिम्स का आपसे कहीं नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा। लेकिन क्या वो संभव है तैयार करना? ईमानदारी से एक बार कमेंट करिएगा, क्या आपने एक भी बार पूरी तरीके से पढ़ा है? एक आध बच्चों को छोड़ दिया जाए तो नहीं, ठीक है। और अगर तैयार है तो 5,000 रुपए का इनाम तो मैं दे दूंगा यार, मतलब असंभव है वो चीज तैयार करना। तो ऐसे में जो भीड़ है, वो भीड़ क्या काम करती है, यही कि इस 5 लाख में से ये अधिकांश जनसंख्या भीड़ वाली है, जो केवल तैयारी करने के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है। अब बचे ये जो 10-12 हजार मेंस देते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आपका दृष्टिकोण मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। इसलिए देखो, एक सच्ची बात क्या है कि सही दिशा ये जाननी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको एक सही दिशा में जाना है, ठीक है। नहीं तो तैयारी क्या जाएगी, आपकी लंबी खिंच जाएगी। आपको 2 साल में तैयार होना है सिलेक्शन, पता चले 4-5 साल बीत गया, फिर ही नहीं निकल रहा है। तो
आपको अपने वैचारिक स्पष्टता क्लियर करनी है, आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना है, आपको भीड़ तंत्र का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है वो आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 2017-18 से लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है। 70% से प्रश्न अब सीधे तथ्यों के बजाय कथन आधारित और अवधारणा उन्मुख आ गए हैं, कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड प्रश्न आ चुका है। ठीक है, न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी। इस बार भी जैसे हम लोग सृजन वगैरह कराते रहते थे तो उसमें 2-4 लाइन वाले क्वेश्चन दे दिए, जैसे स्टडी थोड़ी सी बड़ी दे दी तो बच्चे तुरंत अरे सर ऐसा तो पीसीएस पूछता ही नहीं है। ठीक है, बच्चों की ये सबसे खराब माइंडसेट यही है कि हम ये देखते हैं कि किस सोर्स को पढ़ें तो हमारा हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि क्या जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन का भाई भविष्य के लिए सोचना है, भविष्य में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं तो फिर कोचिंग का काम ही क्या है। फिर हम लोग का क्या काम है? ठीक है, मैं एमए करके बीएड करके बैठा हुआ हूँ, नेट जेआरएफ करके बैठा हूँ, मेरा काम ही फिर क्या है? ठीक है, तब तो सीधे सीधे आप ही पता है कि कैसे करना, तो भाई तैयारी कर लो। लेकिन नहीं, हम लोग को जानकारी है इस चीज में, हम लोग लगातार इस फील्ड में लगे हुए हैं, प्री मेंस लिखा हुआ है, मेरे घर से कई लोग सेलेक्टेड हैं, परिचय में कई लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान आपको क्या रखना है कि यूपी पीसीएस भी अब यूपीएससी की तर्ज पर विषय की गहराई पे मांग रही है, न केवल प्री में बल्कि मेंस में। तो अब वो रटने वाला दृष्टिकोण खत्म हो गया है, अब अपने ब्रेन पे एक्टिव करना है, ब्रेन पे काम करना है, अपनी चीजों को गहराई से समझना है, एनालिटिकल पावर डेवलप करनी है। ठीक है, तो पैटर्न में बदलाव और कड़वी सच्चाई का ध्यान रखिएगा, बाजार का हिस्सा मत बनिएगा। बाजार में फोकस कहाँ पे है? प्रीलिम्स पर। 8 पुस्तक फिर नहीं लेकर के आएंगे 4 लाख बच्चे और फिर उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन बच्चे फिर वहां पे डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, और तात्कालिक सफलता का भ्रम, भाई कि 8 पुस्तक ही बस करनी है हो जाएगा प्रीलिम्स, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, आपको ध्यान रखें। अच्छा, हो भी जाता अगर केवल पास करने वाला रहता तो हो जाता, लेकिन दिक्कत क्या है? नंबर ऑफ पोस्ट सॉरी, दिक्कत यह है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है ना। तो वास्तविक मांग क्या है? वही विश्लेषणात्मक क्षमता, जमीनी समझ और मुख्य परीक्षा पर पकड़, मजबूत पकड़, ये आपको बनाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ, बात करते हैं गलती हम कहाँ करते हैं, तो वही वाली। ठीक है, तथ्यों को रटने पर अत्यधिक निर्भरता। देखो, रटना जरूरी है, तथ्य हमको चाहिए, लेकिन केवल तथ्य रटने से काम नहीं चलेगा, हमको अपनी समझ भी डेवलप करनी पड़ेगी। केवल प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना ये बहुत ही समस्याप्रद है। देखो, एक चीज ये होता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, लेकिन प्री होने के बाद मेंस नहीं हो रहा है, ये सबसे समस्या का कारण बनता है। ठीक है, कि आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों से आपकी उम्मीद जुड़ जाएगी। आपके मम्मी पापा सोचेंगे चलो बच्चा मेंस लिख रहा है, इस बार भगवान करेंगे कुछ होगा। जाहिर सी बात है, जुड़ना भी चाहिए, इसमें कोई गलत की बात नहीं है, लेकिन बच्चे के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है ये। तो इसलिए भगवान ना करें, मतलब भगवान ना करें कि आपका प्रीलिम्स ना हो, बल्कि प्रीलिम्स हो तो मेंस भी हो, फाइनल सिलेक्शन हो, ये भगवान करें। ठीक है, मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन से डर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सोचते हैं कि सर अब कब उत्तर लेखन करें, सर मेरा अभी एक भी बार हुआ नहीं है, मेरा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, क्या हमको आंसर राइटिंग कर लेनी चाहिए? कमेंट्स आए थे आप लोग के, सर क्या एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उस पर उत्तर लेखन करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप सोचो उसके बारे में। ठीक है, आप कुछ भी, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा तो हड़प्पा सभ्यता पे प्री के एमसीक्यू लगाओ, मेंस की भी एमसीक्यू लगाओ, दोनों के एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू। ठीक है, और अनगिनत स्रोत पढ़ना, ये तो एकदम नहीं करिएगा, क्योंकि पीडीएफ कलेक्टर जो इस लड़के की मैं कहानी बता रहा हूँ घटना चक्र वाली, उसके पास 700-800 पीडीएफ हैं, 800 पीडीएफ, और बोलता है सर किसी भी कोचिंग का पीडीएफ ऐसा बता दो, एससीएस से लेकर के ये संस्कृति तक, मलुका से लेकर के दृष्टि तक, हर कोचिंग का उसके पास मटेरियल भरा पड़ा है। ठीक है, तो अनगिनत सोर्सेज नहीं, एक सोर्सेज, उसका मल्टीपल रिवीजन। ठीक है ना। अब नया तरीका क्या है? अपना जो बेसिक बनाना है वो एनसीईआरटी से बनाना है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। ठीक है, मुख्य परीक्षा पे ध्यान रखना है, उत्तर लेखन का निरंतर अभ्यास और सीमित स्रोत और बहु रिवीजन। ठीक है, क्यों ऐसा करना है? क्योंकि एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आपका लक्ष्य फाइनल सिलेक्शन है, केवल प्री निकालना नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स में और मेंस में सिलेबस लगभग समान है। प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी आता है, मेंस में भी लगभग वही आता है। मेंस में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, जैसे पेपर 1 में जीएस, पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री जुड़ जाती है, सोसाइटी जुड़ जाती है, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ जाता है, गवर्नेंस जुड़ जाता है, जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट जुड़ जाता है ना, और क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी जुड़ जाती है। ठीक है, और कृषि जुड़ जाता है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जीएस 4 एक नया जुड़ जाता है,
और GS 5-6 यूपी स्पेशल तो प्री में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव नेचर्स के होते हैं। पहचान रिकॉग्निशन स्किल, आपको क्या करेगा, एक MCQ देगा, उसमें आपको विकल्प देगा, आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, 4 विकल्प में से कौन सा सबसे सही हो सकता है। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग बैरियर है, उसमें आपका सतही ज्ञान काम चल सकता है काम। लेकिन असली निर्धारक क्या है, मेंस। यहाँ पे आपके अभिव्यक्ति कौशल, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसका आपको 125 शब्दों में, 200 शब्दों में आंसर करना रहेगा। तो ऐसे में आपको तैयारी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड करनी है, न कि अलग अलग। और यही वो लिंकेज है जैसा मैं बता रहा था। प्रीलिम्स का सिलेबस हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। और अब जिसके मन में ये डाउट है कि सर क्या प्रीलिम्स के लिए अलग करें, मेंस के लिए अलग करें, तो डाउट एकदम क्लियर, प्री मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, मेंस का सिलेबस क्या होगा, GS 1 to 3 का, जैसा कि अभी मैंने बताया, GS 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी, GS 2 में गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, GS 3 में अपना क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, है ना। और इथिक्स का पेपर 4 प्लस GS 5-6 ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस एक जुड़ेगा अनिवार्य हिंदी, है ना, और एक जुड़ेगा आपका एस्से, निबंध। अब सोचो बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, एस्से जब तक पेपर नहीं देने जाते तब तक करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिसाइडिंग फैक्टर। हिंदी इंग्लिश क्या करता है, सॉरी हिंदी और एस्से एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। कई बच्चों के 40-45 से लेकर के 50-55 से लेकर के 110-105 तक नंबर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे किया जाए। देखो सीधी सीधी बात यह है कि अब आपके पास 6 महीना और बचा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 दिसंबर को एग्जाम ही है। अब इस 6 महीने में कैसे हम करें कि काम चल जाए। तो पहला तो दृष्टिकोण मैंने बता दिया कि हिस्ट्री प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग नहीं, दोनों साथ साथ पढ़ना है। बस आपको करना क्या, जब प्री के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेंस के भी उससे टॉपिक से रिलेटेड PYQ कनेक्ट करते चलेंगे, लिंकेज कनेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो आपको अगले 3 से 4 महीने अपने फाउंडेशन पे काम करना है। ठीक है, 3 से 4 महीने अपने फाउंडेशन पे काम करना क्या है, रीडिंग। ठीक है, NCERT की रीडिंग, सामान्य समझ डेवलप करने के लिए एक उससे फेमिलियर हो जाइए। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको बढ़िया से समझने के लिए। तीसरा काम आपको क्या करना है, उसके पीछे के क्वेश्चंस, क्विजेस हल और अपना बेस को बिल्ड करना है। तो ये करना कैसे है, NCERT पढ़ने पे एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। आपको हर सोर्स के लिए मैं अभी एक वीडियो मतलब मैं अभी सोर्स बता दूंगा। उसमें आपको बेसिक सोर्स अपना रखना है NCERT, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको रखना है अपना रेफरेंस बुक, रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, RM उसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद से दिन भर में जो पढ़ा, अच्छा एक चीज है, रुको बीच में ऐसे समझो, जैसे मान लो आपका टारगेट क्या है, 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर आपका टारगेट है, और इस 6 दिसंबर को आप लोग अभी सोचोगे कि 6 दिसंबर को पेपर देना है। ठीक है, तो आराम से, अभी तो 6 दिसंबर समय है, 6 महीने का समय नहीं। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर मार्केट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, चाहे तो आप UPSC हिंदी की कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में है, और 42 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा कि आपका जो 6 दिसंबर का पेपर था वो खिसक करके आ जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता ऐसे पे। ठीक है, तो आपको पता चला, आपको एक टारगेट मिला कि आपका 15 दिन बाद बाबू आपका ये पेपर है, बाबू बहनियों का। ठीक है, तो 15 दिन बाद पेपर है, आपको क्या करना है, अब वो 15 दिन में, वो 6 दिसंबर वाला टारगेट खत्म, 15 दिन बाद वाला, यानी कि मान लो 15 जून को पेपर है, 15 जून की आप तैयारी कर रहे हो, या 18 जून को, जो भी है, मतलब 10 दिन बाद पेपर है। एक टारगेट मतलब आपको मिल गया, आपका 6 दिसंबर खिसक के यहाँ चला आया। अब इस टारगेट को आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इस टारगेट में आपको कंप्लीट करना है। तो अपना डेली का शेड्यूल आप इसके अकॉर्डिंग बनाओगे, यानी कि 15 जून को टारगेट में लेकर के एंशिएंट और मिडाइवल खत्म करेंगे, फिर 25 दिन, 10 दिन और उसमें जोड़ेंगे, फिर मॉडर्न खत्म करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे 10-10 दिन, 15-15 दिन का अपना टारगेट को बनाएंगे, मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और तैयारी कैसे करेंगे, बेसिक NCERT, कम से कम 2 बार रीडिंग हो जाए इसी बीच में। इसके बाद से दिन भर में जो पढ़ा, शाम को उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, वीक में या 10 दिन पे एक टेस्ट दे के गलतियों के नोट्स, और फिर इस नोट्स पे कमांड, तब धीरे धीरे पेपर का एप्टीट्यूड आएगा। नहीं तो गलती, और बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते खूब हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं। टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये एप्टीट्यूड एक बार बनाना पड़ेगा, आपको एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके लिए करना पड़ेगा।
ठीक है। आपको एक बार, आप चाहे इस बार करो, अगले अटेम्प्ट में करो, जब भी करो, 30-40 टेस्ट आपको दे करके रखने पड़ेंगे, उसके नोट्स बना करके रखने पड़ेंगे, प्री मेंस दोनों के, ठीक है। वो आपकी मर्जी। तो तैयारी का यही तरीका है कि वीकली टेस्ट को अपना असली पेपर की तरह लेना है, दिन भर में जो पढ़ रहे हैं शाम को पीवाईक्यू करना है, वीक में टेस्ट देके गलतियों के नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने हैं, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गई आपकी। एनसीईआरटी एक फाउंडेशन का निर्माण करेंगे और फिर स्टैंडर्ड बुक, है ना। अब बात करेंगे सर एनसीईआरटी पढ़वा रहे हो फिर स्टैंडर्ड बुक, तो स्टैंडर्ड बुक कुछ ही सब्जेक्ट्स के, हर सब्जेक्ट के नहीं, समझ लीजिएगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपके पास 4 सेक्शन है, 4 नहीं बेसिकली 5 सेक्शन कर लेते हैं, मेंस भी लेकर के चल रहे हैं ना। तो आपके 5 सेक्शन है, आपका है क्या कहते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 11th की एनसीईआरटी, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए 12th की एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मॉडर्न के लिए चाहे तो यहाँ पर रेफरेंस बुक ऐड कर सकते हैं मॉडर्न के लिए, क्योंकि पीसेस थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा पूछता है, तो इसके लिए चाहिए तो स्पेक्ट्रम कर सकते हैं या जो भी एक लिखना चाहे। आर्ट एंड कल्चर के लिए चाहिए तो आपको करना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 11th की एनसीईआरटी है। तो ये 6 पुस्तकें आपको कंप्लीट करनी है, 1 महीने का समय है आपके पास। तो हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है 1 महीने में, जैसे भी आप करें। हाँ, एक चीज और चाहिए, अगर पहले से कंप्लीट कर चुका है, पहले से आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको रिवीजन करना है, तो हमारे रिवीजन बैचेस भी स्टार्ट है, आप चाहें तो बैचेस से जुड़ के भी कर सकते हैं। और एक चीज और है, फीस बहुत नॉमिनल है, तो ये नहीं कि जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, मतलब जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो बहुत अच्छे से तैयार ला उसको भी कर लेते हैं, नहीं, आपको केवल वही उसमें से चूज करिए जो आपको नहीं तैयार है, आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा मुझे और रिवीजन की आवश्यकता है, तो रिवीजन प्री टाइम बैच भी स्टार्ट, आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी के लिए केवल 11th और 10th की एनसीईआरटी फिर से पढ़नी है, प्लस एटलस, कुछ और नया करने की आवश्यकता नहीं है। राजव्यवस्था के लिए आपको 9th to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। और इसमें ज्योग्राफी के लिए आपको लगभग 20 दिन मिलेगा, इसके लिए लगभग मिलेगा 30 से 40 दिन मिलेगा। और चाहो तो आप 2-2 सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी। भाई कोई बच्चा होगा जो केवल पढ़ाई कर रहा है तो 10-10 घंटा पढ़ सकता है, कोई ऐसा होगा जो घर गृहस्थी वाला तो 5 ही घंटा पढ़ सकता है, 4 ही घंटा निकाल सकता है, कोई ऐसा जो काम करने वाला है वो 4 घंटा निकाले, वीकेंड पे अपना समय बचाए, कहीं इधर उधर अभी घूमने ना जाए, ठीक है। इकोनॉमी के लिए 9th की 10th की और 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। 9th की एनसीईआरटी पतली सी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, 10th की एनसीईआरटी पतली सी है, शहरी अर्थव्यवस्था, 11th की एनसीईआरटी थोड़ी सी मोटी है, मतलब 150-200 के पेजेस के आसपास होगी, लेकिन कहानी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो कब कौन सा विकास मॉडल अपनाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, सारा उसमें मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे अर्थव्यवस्था डेवलप हुई। तो ये आपकी क्या करेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। एनसीईआरटी क्यों फिर से करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो कुमार अमित सर के नोट्स कर सकते हैं, प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन इनफ है, प्रीमियम सबके लिए बता रहा हूँ, कुछ और अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्री स्पेसिफिक, देखो इसमें ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल लगाना होगा, ठीक है। और इसमें चाहिए तो आप थोड़ा मोड़ा लूसेंट का यूज कर सकते हैं, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन कई लोग मेरे कहने के बावजूद भी नहीं मानेंगे, वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे में वो लूसेंट चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, एनवायरमेंट सेक्शन के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ पीवाईक्यू पे इस पे जोर देना है, जैसे हर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू आपकी 4 बार होनी चाहिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीवाईक्यू आपकी 8 बार होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट की पीवाईक्यू आपकी 6 बार होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें पीवाईक्यू पे जोर है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप ये जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा इसमें नए फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, इसलिए इसको करना आवश्यक है। अब इसमें और बचेगा करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल के लिए यूपीएससी हिंदी की मैगजीन कर लीजिए, और करंट अफेयर के लिए भी यूपीएससी हिंदी की मैगजीन कर लीजिए। ये आ चुका है, अप्रैल तक यूपीएससी हिंदी की करंट अफेयर मैगजीन आ गई है, 20-20 पन्ने की, 25-25 पन्ने की, कर लीजिए। अभी पल्लव सर की क्लास भी आने वाली है, और एमसीक्यू भी मतलब 500, 600, 700, 1000 के लगभग जो भी एमसीक्यू आती है वो आएगा, जैसे बीपीएससी के लिए आ रही है वैसे यूपी पीसीएस के लिए भी आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और कुछ इधर उधर से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बस करना क्या है,
इससे रिलेटेड जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़े तो अब इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री कर लिया, भूगोल पढ़ा तो इसी के साथ सोसाइटी कर लिया, राजव्यवस्था पढ़ा तो इसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन और ये सारे कर लिया, अर्थव्यवस्था पढ़ा तो इसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जो मेंस के रिलेटेड टॉपिक हैं इसी के साथ करते आगे बढ़ना है। मतलब उसको अभी छोड़ना नहीं है, कम से कम एक रीडिंग आपका साथ के साथ चले। ये आपका कितना चलेगा, वो फेज 1 और फेज 2 ये मिला करके 4 महीना, और ये दोनों का एक साथ चलेगा, मतलब फेज 1 भी एक साथ चलेगा, फेज 2 भी एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है, 6 महीने एक समय नहीं है। हाँ, इसमें आपको करना क्या है, विषय को वर्तमान घटनाक्रम से जोड़ते चलना है। जैसे मान लो आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास में आपने नागर शैली पढ़ी, अब देखो नागर शैली में कौन सा मंदिर निर्माण हुआ नया, तो श्री रामचंद्र जी का, श्री रामलला विराजमान का मंदिर बना है, ठीक है, रामलला जी का, तो वो क्या है, नागर शैली में है। तो उसमें देख लीजिए कि नागर शैली की विशेषता क्या है, ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ, मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि नागर शैली की विशेषताओं पे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो करंट से लिंकेज आवश्यक है ना, रटने के बजाय उसके क्या कहते हैं समझ पे जोर देने की आवश्यकता है। एक चीज और समझिएगा, साइंस ऑफ मेमोरी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। टीम से जो देख रहा है इसका शॉर्ट्स बना के भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, साइंस ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा निष्क्रिय पढ़ाई, ठीक है, जैसे 3 से 4 घंटे वाली, ठीक है, इसीलिए हमने प्री टाइम बैच जब बनाया ना, तो प्री टाइम बैच में 1 घंटे का ही हमने बनाया, ठीक है। प्री टाइम बैच कब से स्टार्ट है, प्री टाइम बैच कब से स्टार्ट है, 1 तारीख से, तो 1 तारीख से प्री टाइम बैच स्टार्ट आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखिएगा, द साइंस ऑफ मेमोरी बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम एक निष्क्रिय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कि जैसे मान लो 3 से 4 घंटे में आपने पढ़ाई किया, ठीक है, हमने क्या किया, इसे प्री टाइम बैच की क्लासेस को 1 घंटे तक लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क 3-4 घंटे लगातार इंगेज नहीं रह सकता। तो 3 से 4 घंटे की आप क्लास करने बैठते हो, हमारा मस्तिष्क कितना देर पढ़ता है, 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसा एकदम फिक्स नहीं है कि 40, किसी का 1 आध घंटा भी कर लेता है, कोई लोग 1 आध ऐसे विलक्षण भी होते हैं जो 2-3 घंटा लगातार एक्टिवली सुन सकते हैं। लेकिन एक सामान्य मनुष्य, मैं जैसे सामान्य मनुष्य हूं, तो 30-40 मिनट, तो 40 मिनट आपने पढ़ा, 10 मिनट आप बैठ करके उस पर सोचिए कि 30-40 मिनट में आपने क्या पढ़ा, और 10 मिनट उस पर बैठ करके एमसीक्यू प्रोसेस करिए। यानी कि जब हम अपने पढ़ाई के घंटे को 8 घंटे का बना रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे का हमारा पढ़ाई का घंटा है, तो उसमें से हर 1 घंटे में आप 40 मिनट ही पढ़ेंगे, 10 मिनट बैठ के सोचेंगे कि उस 1 घंटे में क्या किया, और 10 मिनट बैठ करके उस पर एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, आपके ब्रेन को एक्टिव करने का काम करेगा, सक्रिय, एक्टिव रिकॉल, सक्रिय स्मरण, आपके दिमाग को याद आएगा कि अच्छा ये चीजें तो मैंने पढ़ रखी थी, आपका दिमाग लगेगा रीजनिंग करने, और आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे उसमें चीजें जाकर के। कई लोग बोलते हैं सर हमको फैक्ट याद नहीं होता है, तो यही तरीका है, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स बना करके सवेरे आपको रिवीजन करना है, और अपने मेडिटेशन पे, योगा पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 5 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना है, ताकि आपके न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन की एनर्जी मिल सके, जहां पे हमारा दिमाग सूचनाएं संग्रहित करता है, ठीक है। तो ये स्मृति का विज्ञान है, जरूर ये देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बताऊंगा, जितना, जैसे मान लो आप कहीं वॉशरूम में गए हो, या आप कहीं पे भी सो रहे हो, ठीक है, सोते समय भी ये कर सकते हो। आज दिन भर में क्या आपने पढ़ाई किया, थोड़ा सा अपने दिमाग में घुमाइए, यानी कि अपने दिमाग को इंगेज करिए। हमारा दिमाग अब इंगेज नहीं हो रहा है, आजकल चैट जीपीटी का जमाना चल गया है, आजकल जेमिनी का जमाना चल गया है, क्लाउड एआई का जमाना चल गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हम लोगों ने दिमाग का यूज करना बंद कर दिया है, और आपको पता ही है हमारी पूंछ क्यों गायब हुई थी, बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो चीज गायब हो जाएगा। एक आता है इसमें फैक्टर मोटिवेशन वाला भी, ठीक है। तो मोटिवेशन वाला फैक्टर बेसिकली क्या करता है कि जैसे मान लो आप अभी मोटिवेट हुए, फिर डिमोटिवेट हुए, फिर मोटिवेट हुए, फिर डिमोटिवेट, ऐसे मतलब आपका ग्राफ बढ़ता चलेगा, अंत में जाकर के डाउन हो जाएगा। और ये वही वाला होता है कि 6 दिसंबर हमारा टारगेट है, हमने हमारे दिमाग में चला कि 6 दिसंबर है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, आपका दिमाग 6 दिसंबर जो सोचेगा, तो थोड़ा दिन, 2-4-5 दिन पढ़ाई होगी, फिर कहेगा अरे यार सामने वाला तो जा रहा है अपना बाग में, बगीचा में आम तोड़ रहा है, सामने वाला जाकर के घुमाई कर रहा है, सामने वाला लद्दाख घूमने चला गया, ठीक है, सामने वाला डल झील घूम करके आ रहा है। तो ऐसे में आपका दिमाग प्रेरित नहीं रहेगा, ठीक है। आपके अपने दिमाग को बताना है कि नहीं, हमारा एक वीक में टारगेट है, ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट्स, और जब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे तो ये स्टेप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पैसा बर्बादी नहीं है, और मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज कर ली, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है,
और टारगेट जैसे मैंने बताया कि टारगेट बना करके वीकली टेस्ट के टारगेट को डेली टारगेट में चेंज करना है, फिर एक वीक में एक टेस्ट देना है, टेस्ट देके गलतियों के नोट्स बनाने हैं, नोट्स को सवेरे उठ करके रिवाइज करना है। अगर ये आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत प्रिंस का एटीट्यूड डेवलप करने से आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सफलता का एकमात्र पैमाना क्या है? कॉन्टिन्यूअसली आपको अनुशासन बनाए रखना है। ये अनुशासन टूटा तो क्षण से जो टूटे कोई सपना, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे मोटिवेशन करने से या मेरे मोटिवेशन देने से आपको आपका जो मोटिवेशन आएगा वो अस्थायी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक होता है इकोसिस्टम ट्राइड, परिस्थिति की तंत्र की त्रिमूर्ति। अब ऐसे में मेरा इतना सारा लेक्चर सुनने के बाद जो अभी तक यहाँ पे बने रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक आध लोग ही जो बने रहेंगे, एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो एक आध लोग जो बने रहेंगे उनके लिए बता रहा हूं, आपको अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तीनों ग्राफ के बीच में बनाए रखना है। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले नो योरसेल्फ। ठीक है, आपके पास स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए क्या चैलेंजेस है। इसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, जब तक ये आप नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं एक जनरलाइज फॉर्म में, आप पता चले कि आपके पिताजी खेतिहर मजदूर हैं, आपके पिताजी दैनिक श्रमिक हैं, कई ऐसे भी हैं कि दैनिक श्रमिक हैं, कई ठेला चलाने वाले हैं, और कई ऐसे हैं जो पिताजी आईएएस अधिकारी भी हैं। ठीक है, ये भी है। अभी तो आपने देखा ही होगा कि एक हमारे बैडमिंटन प्लेयर थे, है ना, उनकी लड़की भी आरओ बनी। तो कहने का मतलब क्या है? आपको अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपने अवसर, अपनी चुनौतियां देखना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। इसके जाने बिना आप इस परीक्षा में सक्सेस लेट करेंगे, ये मैं नहीं कहूंगा नहीं हो सकता, लेट होगा। सेल्फ एनालिसिस यहाँ पे आपको चाहिए, स्वॉट एनालिसिस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। ठीक है, क्योंकि जब आप टाइम टेबल बनाओगे, है ना, जैसे एक हम लोगों ने शुरू में देखा था थंबनेल में टाइम टेबल पे भी चर्चा थी, तो बीच बीच में इसीलिए सारी चर्चाएं हो रही है। तो आप टाइम टेबल बनाओगे, आपने पता चला टाइम टेबल बनाया कि चलो सर अब तो हमको 10 घंटा पढ़ना है। ठीक है, फिर दोस्त आ गया, अरे यार चलते हैं आज मोमोज खाते हैं, गया दोस्त के साथ मोमोज खाने, पता चला मोमोज वाला बोला कि भैया ऐसा 1 घंटा लगेगा। अब आपको मोमोज की वो महक नाक में घुस गई, अब तो सर मोमोज खा के ही जाना पड़ेगा। तो वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा कब बीता, 2 से 3 घंटा कब बीता पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आप टाइम टेबल बनाओगे तो कौन सी ऐसा चीज है जो आपको उस टाइम टेबल पे मोटिवेट करेगा। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कमजोर बना देगी, क्या चीज आपके लिए अवसर बनेगा, क्या चीज आपके लिए चुनौती बनेगी। ठीक है, तो ये आपका खुद का होगा, ये मैं नहीं बता सकता, तो इसलिए टाइम टेबल आप अपना खुद बनाइएगा। दूसरा, परीक्षा को समझना कि त्रिस्तरीय परीक्षा है, प्री मेंस इंटरव्यू है, एक लंबा प्रोसेस है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा को समझना आवश्यक है कि परीक्षा की आपसे डिमांड क्या है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की कर रखी थी। और फिर सपना बोने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, किसी का सिलेक्शन हुआ और लगा जुलूस निकलने, मोटिवेट हो गए, लेकिन वो मोटिवेशन बहुत दिन तक नहीं जाएगा, तो आपको अपने अंदर की आग जलाए रखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के बीच में आपको तीनों के अलाइनमेंट, है ना, चलते हैं अगले पे। अब बात आती है प्रिलिम्स के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, नोट्स आपको बनाना, नोट्स बनाने के लिए मैंने वीडियो पहले बना रखा है, इसी को पहले बता भी चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं। आपको शुरू में ये 30-40 टेस्ट लगाने हैं, पार्ट टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 5 से 6 टेस्ट, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी के 3 से 4 टेस्ट, 150 क्वेश्चन वाले। मतलब ऐसे मान के चलिए कि 15 6 के 90, 900 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के। ठीक है, और 15 चौक 60, लगभग 600 क्वेश्चन इन सभी को आपको लगभग 30 से 40 टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, एक पार्ट टेस्ट आपको क्या करना है, एक पार्ट टेस्ट लेना है हफ्ते में एक बार जरूर। ठीक है, इस पार्ट टेस्ट को आपको प्रॉपर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में परीक्षा वाले माहौल में करना है। ठीक है, आप गोरखपुर में हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन है तो आप हमारे यहाँ गूगल मीट के माध्यम से कर लेंगे। इसके बाद जब आप टेस्ट दे करके आएंगे घर पे तो इसके एनालिसिस करेंगे, मॉडल आंसर्स को, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग लॉजिक इसमें लगाएंगे कि क्या सोचते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। पता चले वो ला नीना अल नीनो पे स्टेटमेंट दिया है, बोले कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, बोले कि ला नीना जो है भारत में सूखे का कारण बनती है, तीसरा एल नीनो जब आता है तो भारत में बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है।
आपने उल्टा सोचा और सही हो गया, तो यहाँ पे आकर के ये गलत हो गया, आपने कहा ठीक है चलो ये तो सही बात है, ऐसा कुछ होता होगा। तो आ करके फिर सोचना है कि अच्छा एल नीनो क्या करेगा, सूखा लाएगा, ला नीना क्या लाएगा, बाढ़ लाएगी। ठीक है, फिर इसके फैक्ट बना लिए, मिस्टेक्स जो है आपने क्या गलती की। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रश्न ऐसे दिया है, उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं 4, आपको लगा कि यार ये चीजें आपने पढ़ा, पहले तो गलती ये होती है कि हमने हमारा आई हैंड माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो जब हम टेस्ट देंगे तो आई हैंड माइंड का हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनेगा। साथ ही साथ बिटवीन द लाइन चीजें, लकड़ी लिखा है लड़का पढ़ लिए, लकड़ा पढ़ लिए, सॉरी लकड़ी लिखा है लड़की पढ़ लिए, ऐसा कुछ, तो हमारा दिमाग आगे आगे चलता है। उसको अपने वश में लाने के लिए ये सारी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न कुछ और दिया है, पूछा कुछ और, समझ कुछ और लिए, फैक्ट एट द मोमेंट भूल गए या गलती से सही हो गया। ऐसे चीजों के नोट्स बना लेने हैं और नोट्स को फिर से रिवाइज करके तब अगले टेस्ट में जाना है। तो ये काम करना है, किताबों से सीधे लाइन बाय लाइन नोट्स न बना करके इसका काम करना है। ठीक है, मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए आपके पास विषय वस्तु, फूडर, फैक्ट्स और डायमेंशंस ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग 5-6 दिन का एक सेशन लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपका GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे और GS5-6 का एक दिन, ऐसे करके 6 दिनों में हम लोग इसको कवर करेंगे, यूपीएससी यूपीपी से दोनों के लिए। तो आपको करना क्या है, देखो अभी के लिए आप जिस टॉपिक को, जैसे अभी GS5-6 छोड़ दो, ये 6 वाला भी छोड़ दो, GS1 से 4 ही करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नहीं नया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस टॉपिक का आप प्री का पढ़ रहे हो, जैसे आप प्री के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू देख लो। मेंस के हड़प्पा सभ्यता पढ़ा तो हड़प्पा सभ्यता पे क्या प्रश्न आया, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा तो मेंस में क्या प्रश्न आया। ठीक है, ये आपको साथ के साथ पीवाईक्यू के नोट्स बनाते चलने हैं। पीवाईक्यू के नोट्स बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया है। ठीक है, उसमें आपका जैसे मान लो प्रश्न आया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो A4 साइज का पन्ना है, जैसे सपोज कर लो ये A4 साइज का पन्ना है। ठीक, इसको 4 भागों में बांट दो। ठीक है, ये पहला भाग, तो यहाँ पे छोटा सा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये इंट्रो, ये मेन बॉडी, ये कंक्लूजन। तो इंट्रो में क्या, कब से कहां तक थी, कांस्युगीन सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, जो भी कीवर्ड्स आपका यहाँ पे। मेन बॉडी में क्या, तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं, नालियां समकोण पे काटती थी, ग्रिड पैटर्न था, ढकी हुई नालियां थी, दरवाजे मुख्य अंदर की ओर गलियों में खुलते थे, सीट दुर्गीकृत था, महान स्नानागार, बड़ी बड़ी संरचनाएं, मतलब जो जो भी संरचनाएं हैं आपने नोट किया। कंक्लूजन में किससे जोड़ेंगे, एसडीजी से जोड़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ेंगे, किससे भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जिससे भी जोड़ना है। तो आपके पास फैक्ट के साथ ये कम से कम हर सब्जेक्ट में आपका 30 से 40 पेज का नोट ऐसा तैयार होना चाहिए। 30 पन्ना लोगे आगे पीछे लेकर के यार बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाएगा। 30 गुना 60 और मतलब 30 पेज 60 6 चौक 24, लगभग 240 प्रश्न हो जाएंगे। तो 30 पेज का, अब सोचो ना, 30 पेज का आपने बना लिया, उस पर कमांड कर लिया, तो कितनी शानदार बात हो जाएगी। ठीक है, एक काम इसमें और करना है, जैसे मान लो ये आज एक पन्ने का आपने नोट्स बनाया 4 क्वेश्चन का, तो अगले दिन ये 4 क्वेश्चन के टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। आपका जब भी आए दिमाग में पहले से, इंट्रो में ठीक है, नागर से लिया ठीक है, द्रविड़ से लिया तो ये कीवर्ड्स, हड़प्पा सभ्यता है तो ये कीवर्ड्स, चोल वास्तुकला में पूछा तो ये कीवर्ड्स पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या रहेगा, हर पेपर का आपको GS1 to 4 के लगभग 250 से 300 प्रश्नों के नोट्स बनाने हैं, और बाद में इसको ऑथेंटिक सोर्स से, टॉपर्स कॉपी से, टेस्ट सीरीज से, पीवाईक्यू से, है ना, और इससे जैसे मान लो अभी आप कहीं और की पीवाईक्यू से बना रहे होगे, अभी यूपीएससी की सबसे शानदार पीवाईक्यू आ रही है, तो आप चाहो तो उससे इनरिचमेंट कर सकते हो उसका। तो ये आपका होना चाहिए, नोट्स मेकिंग प्रोसेस भी मेंस के लिए तैयार रखना है। ठीक है, एक बात आती है आंसर राइटिंग वाला। भाई देखो सीधी सीधी बात ये है, हमारे लिए आप दिन भर में जो भी पढ़ रहे हो, शाम को जब पीवाईक्यू करो, और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस करो, लेकिन आपको कभी न कभी ये स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना देर स्टार्ट करोगे उतना देर आपको लगेगा। ठीक है, तो जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना पहले आप पहुंच जाओगे। तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, और आप पहले दिन यहाँ नहीं पहुंच सकते, पहले दिन यहाँ नहीं पहुंच सकते, आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया कि नहीं भाई मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बच्चे बोलते हैं सर हमको जीरो से आंसर राइटिंग, जीरो से हमको सर तैयारी के लिए बताओ। ठीक है, और बताया जाता है कि भाई स्टार्ट कर, जीरो से सुन, तो नहीं सर मेरी आंसर राइटिंग सर बहुत खराब है। ठीक है, एक बच्चा सीजन में इस बार आंसर राइटिंग कर रहा था,
तीसरे दिन मेरे पास मैसेज किया कि टीम को मैसेज किया कि सत्यप्रकाश सर से बात करनी है, और लगभग 10-12 बार फोन उसने किया। टीम में से किसी ने उनको नंबर दे दिया मेरा, तो 10-12 बार मैंने फोन उठाया। कहा सर बहुत दिक्कत आ रही है। हमको बताओ क्या है। कह रहा सर आंसर राइटिंग हो ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमको अभी कितना दिन हुआ आंसर राइटिंग किए? सर अभी आज इसमें सीजन ज्वाइन किया है। हम कहा हाँ ठीक है ज्वाइन किया है, दिन कितने हुए आंसर राइटिंग करते हुए? सर अभी तीसरा दिन का लिख रहे हैं। हम कहा इसके पहले उत्तर लेखन नहीं किए हो? तो कहा नहीं। हम कहा तैयारी कब से कर रहे हो? सर 2024 का पेपर दिए थे, 25 का पेपर दिए थे, 26 का आप देना है। हम कहा भाई पहली बात तो ये कि 2 साल तुम पढ़ाई किए, अभी तक आंसर राइटिंग नहीं किए, और 3 ही दिन में सोचो कि तुम वहां पहुंच जाओगे? तो नहीं, आपको धीरे धीरे पहले एनसीईआरटी के साथ शुरुआत, फिर डेली आंसर राइटिंग सीजन वगैरह से शुरुआत, फिर इसमें आप चाहो तो ध्रुव कर सकते हो। मैं एक सजेशन और दूंगा, ठीक है? 2 कोर्सेज हैं हमारे, 2 कोर्सेज, मात्र 2 कोर्सेज, एक प्री की टेस्ट सीरीज और एक ध्रुव, ठीक है? कुछ नहीं करना है। प्री की टेस्ट सीरीज अगर मैं अब इस वीडियो को मैं इसका अगर समअप करना चाहूं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल 2 काम आपको करना है, मतलब एकदम शॉर्ट तरीका। प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और ध्रुव बैच। तो प्री की टेस्ट सीरीज आपको करना क्या है, वीक में आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को टारगेट करने के लिए आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक को आप किसी एक सोर्स से पढ़ करके वो टेस्ट देना है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड ध्रुव में 1 घंटे की क्लास देख लेनी है। ये 2 काम आप बस कर लीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसे। और आपने 1 हफ्ता लगातार कर लिया तो फिर आप कहोगे कि हाँ सर वास्तव में कुछ चीजें हमने की हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अचानक से आप ये चीज नहीं कर पाइएगा। आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, लंबे समय में आगे बढ़िएगा, ठीक है? एक चीज और बच रहा है, यूपी स्पेशल का, ठीक है? इसमें जीएस 5-6 है। कई लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट इथिक्स पढ़ने चले जाते हैं, डायरेक्ट एस्से लिखने चले जाते हैं। देखो जब जीएस 1 to 4 आप कर लोगे, जब जीएस 1 to 4 आप करोगे, तब आप जाकर के, जब जीएस 1 2 3 तैयार है तब जाकर के आप 4 करो, ये तैयार है तब जाकर के आप ऐसे करो, और जब ये सब हो जाए 1 2 3 4 तब आप उठाओ जीएस 5-6, ठीक है भाई? आप यूपी की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे, यूपी की अर्थव्यवस्था तभी अच्छे समझ में आएगा जब आपने भारत की अर्थव्यवस्था सही समझी है, भारत की जीडीपी ग्रोथ, भारत की समस्याओं को सही समझा है, ठीक है? तो वैचारिक ढांचा क्या है आपका, जीएस 1 to 4 कोर्स कॉन्सेप्ट, और उस पे आप यूपीएससी हिंदी की केवल 5-6 वाली मैगजीन कर लो, ठीक है? अभी मेंस देने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है, बाकी बच्चों के लिए भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज क्या करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक जो लास्ट में करंट अफेयर का सही उपयोग, ठीक है? करंट अफेयर वो फैक्चुअल वाले नहीं कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन मतलब दे दिया, पूरा बुकलेट बना के लो भैया 150 लोग को पद्मश्री मिला है, याद कर लो। याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा। तो आपको उसमें से देखना है कि कौन से यूपी के हैं, कौन से भारत में महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? जरूर इसको देखिएगा। तो वार्षिक रटने वाले संकलनों पर निर्भर नहीं रहिए, प्रीलिम्स में धोखा दे सकता है आपको। मंथली मैगजीन 20 पन्ने का है यार, एक दिन में 1 पन्ना करोगे तो कर ले जाओगे, यूपीएससी हिंदी वाले से कर लो, अप्रैल तक आ चुका है, ठीक है? और प्रमाणिक सोर्सेस जैसे यूपीएससी हिंदी की, अब पहले विजन की मतलब होती थी, अब यूपीएससी हिंदी की भी आ रही है मेंस के लिए यूपीएससी वाले फॉर्मेट पे, तो उसको आप कर सकते हो, चाहे तो विजन की कर सकते हो, चाहे दृष्टि मतलब किसी एक कोचिंग का कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर सही से करो, ठीक है? और अंत में बात, अनुशासन ही आपका अंतिम कुंजी है, ठीक है? अनुशासन, अगर आप रोज नहीं इस पे दे रहे हो, आप रोज नहीं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आपको डेली इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके पास सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, तो फिर आप मेरे भाई बहन इसमें आप पिछड़ सकते हो। सबसे पहली जो जरूरत है कि अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, ठीक है? आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, आपको दूसरे से तुलना से बचना है। ओवर थिंकिंग क्या, सर पता नहीं मैं कर ही पाऊंगा कि नहीं, या कुछ लोग होते हैं कि एकदम पहुंच जाते हैं अब तो मैं एसडीएम बन ही गया, दोनों अति से बचना है। दूसरों से तुलना, सर उसका उत्तर लेखन देखिए, 3 ही दिन में उत्तर लेखन चाह रहे थे उसकी तरह, सर मैंने आपने बोला था टॉपर्स कॉपी देखने के लिए, उसका उत्तर लेखन तो बहुत सही है, मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो भाई 3 दिन में नहीं लिख पाओगे, उससे तुलना करिए कि पहले दिन आपने उत्तर लेखन किया, तीसरे दिन किया, क्या अंतर आया। और कम से कम ये तो तुलना करिए, हाँ 3 दिन आपने लगातार उत्तर लेखन किया, ठीक है? भटकाव और अनियमितता, ठीक है? बाबू भैया, फूफा फूफी, दादी दादा, कोई भी आ रहा है, मतलब अब जरूरी है तो जाइए, उसके लिए फिर अभी जरूरी है गैर जरूरी है आप तय करिए, लेकिन ये नहीं कि पता चले कि बाबू गए हैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद और 6 दिन जो है फूफा की अगवानी कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं बोलना आना चाहिए वहां पे, ठीक है?
अपनी दिशा पे विश्वास रखिए। 90% भीड़ गलत रास्ते पे है, वो दुर्घटना चक्र वाले रास्ते पर ही जाएगी। आपको अपनी दिशा पे विश्वास रखना है, लेकिन हाँ, मेहनत करनी है। ठीक है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उचित अध्ययन का वातावरण चुनिए। घर में नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में नहीं हो पा रही है तो घर, जहां पे भी आप कर पाइए। और रिवीजन का नियम, 5 सोर्सेस अलग पढ़ने की बजाय एक ही सोर्सेस को 5 बार पढ़िए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपका अगर कुछ चीज डाउट इसमें अगर बचा रह गया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करना चाहूँ, तैयारी का तरीके पे बात करना चाहूँ, तो ये लास्ट यही एक अंतिम तरीका यही है कि 20 से 30 से 40 टेस्ट आप लगाइए दिन भर के। मतलब ये टेस्ट के टेस्ट चाहिए तो यूपीएससी हिंदी के ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत शानदार टेस्ट हैं। वीकली शेड्यूल को डेली से टारगेट में चेंज करिए। दिन भर में जो पढ़ा शाम को पीवाईक्यू लगाइए। 40-10-10 वाले फार्मूले पे काम करिए। 40 मिनट पढ़ा, 10 मिनट सोचा, 10 मिनट उस पर एमसीक्यू सॉल्व किया। वीक में एक टेस्ट लगाया, टेस्ट देखे गलतियों के नोट्स बनाए, नोट्स पे कमांड किया और फिर से उसको रिवीजन किया। साथ ही साथ मेंस के लिए एक ध्रुव का वीडियो देख लिया। इतने से आपका काम बन जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है आपके लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, वो लोग 3 से 4 घंटे भी अगर डेली पढ़ रहे हैं तो उसमें काम बन जाएगा। देखो, एक चीज वास्तविकता आपको भी समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 24 से 26 घंटा हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको जब वीकेंड में एक्स्ट्रा समय मिल रहा है या बच्चा सो रहा है, ठीक है, या कुछ छुट्टी उट्टी मिल रही है, तो उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करिए। बाकी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।